अभी पंजाब के अंदर जो है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि सिद्धू नहीं बनेंगे, तो सिद्धू को बनाया नहीं बनाया। इसलिए कोई ये ना समझे कि हाईकमांड दबने वाली है। एपीएमसी एक्ट अगर समाप्त हो जाता है, जैसे कि बिहार में समाप्त हो गया, तो वहाँ मंडियाँ नहीं है, जिसकी वजह से बिहार का जो किसान है वो अपनी धान जो है हरियाणा में लाकर बेचता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने काम अच्छा किया, लेकिन वो सीमित एरिया में उन्होंने काम किया, 4 जिलों में ज़्यादा काम किया। मैं किसी नेता का पिछलग्गू नहीं हूँ, ना आज था ना आगे रहूँगा, और मैं अपनी औलाद को भी कह के जाऊँगा कि पिछलग्गू मत बनो। पेपर लीक क्यों होते हैं, फिर कहाँ पारदर्शिता है? इसका मतलब ये है कि जो लोग पेपर बनाते हैं वो पेपर को बेचते हैं। 12-12 लाख में एक पेपर बिका है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला कोई मिनिस्टर डिसमिस हुआ वो राव वीरेंद्र सिंह था। कल्याण ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ। उसने कभी सार्वजनिक मंच से कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बुराई नहीं करी। तो ये तो लड़वा रहे हैं आपस में, तिरंगा झंडे की आड़ में भाईचारा खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि गाँव में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्यों नहीं इनके प्रोग्राम गाँव में हो रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं इनका। जो किसान कानून को चाहते नहीं है उसको लागू क्यों कर रहे हैं? कैप्टन अजय सिंह जी, आज आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। ये आपका नाम था, अगर आप ये कह देते कि भी मैं भी दावेदार हूँ तो आपको मुख्यमंत्री बनना आपका निश्चित था। जब तक कांग्रेस को मोर्चे में नहीं लगाएंगे तो तीसरा मोर्चा बनना संभव नहीं है। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम सीधी बात सुरेंद्र नैन के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के मेहमान है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव जी। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। कैप्टन साहब के बारे में हम पूरी जो इनके परिवार की राजनीति रही है, करीब 70 सालों की राजनीति 2019 तक इनकी हम मोटी मोटी माने रही है। और अगर हम बात करें जब आजाद भारत में जब पहले चुनाव हुए 1952 में, तब इनके पिता राव अभय सिंह जी पहली बार 1952 में रेवाड़ी से विधायक बने। और अगर हम कैप्टन अजय सिंह यादव जी की बात करें तो हरियाणा के इकलौते ऐसे नेता जो लगातार एक ही सीट से एक ही सिंबल से 6 बार विधायक बने। वही अगर हम इनके बेटे की बात करें चिरंजीव राव, वो भी अभी 2019 में जो विधायक बने, यानी कि कुल मिला के 3 बार इनके फादर साहब विधायक रहे, 6 बार ये विधायक रहे और 1 बार इनके बेटे विधायक रहे। तो कैप्टन साहब से वो पुरानी सारी की सारी बातें भी करेंगे कि इनके फादर साहब का जो हम हरियाणा जब अलग बना, पंजाब से जब अलग राज्य बना, तो उसमें कितना बड़ा योगदान था, वो हम इनसे बातचीत करेंगे। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की, जो आज का जो मुद्दा चल रहा है, चाहे हम किसान आंदोलन, तमाम मुद्दों पे सारी की सारी बातचीत करेंगे। और एक वो अहम किस्सा भी आपको हम जरूर बताएंगे, जब 2009 के आसपास के चुनाव की बात है, जब कैप्टन अजय सिंह यादव हरियाणा के सीएम बनते बनते रह गए, वो सारी बातें करेंगे। कैप्टन साहब, स्वागत आपका फिर से जी सर। इस समय अगर हम बात करें आज का जो प्रमुख मुद्दे की बात करें, इशू की बात करें, करंट इशू जो है किसान आंदोलन, देश का सबसे बड़ा इशू और देश का सबसे बड़ा आंदोलन। आपने राजनीति में इतना बड़ा आंदोलन शायद ही कभी देखा हो। तो जिस प्रकार से सब लंबा समय बीत गया है, सरकार जो है किसानों की बातचीत मान नहीं रही। कांग्रेस की तरफ से बात करें, लगातार आवाज उठाई जा रही है, बाकी विपक्षी पार्टियां जो दल है वो भी किसानों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक बात बनती नजर नहीं आ रही। क्या पेच लग रहा है सर आपको? देखिए, कोई भी अगर कोई कानून बनता है जी, तो उसमें जिन लोगों पर ये कानून लागू होता है उनकी राय लेनी चाहिए। जो ये 3 कृषि बिल पास किए हैं, जिसको काला कानून कहा की संज्ञा दी जाती है, ये तीनों काले कानून, ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, और एपीएमसी एक्ट अगर समाप्त हो जाता है, जैसे कि बिहार में समाप्त हो गया, तो वहाँ मंडियाँ नहीं है, जिसकी वजह से बिहार का जो किसान है वो अपनी धान जो है हरियाणा में लाकर बेचता है। तो सरकार ने को सबसे पहला काम तो ये है कि 2 प्रकार की मंडियां होगी। एक तो मंडी जो है हमारे आड़ती हैं जी, एक मंडी होगी पूंजीपतियों की। हमारे किसान कह रहे हैं कि अगर आपने ये एक्ट पास कर दिया तो जो पूंजीपति हैं वो उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है होर्डिंग करने की। पहले लिमिट हुआ करती कि आप इतना सामान स्टॉक कर सकते हैं, एक तो वो लिमिट हटा दी। तो जो बाहर जो पूंजीपति हैं वो इतना अनाज और गेहूं
और तिलहन जी। और हर प्रकार की दालें इतनी खरीद लेंगी कि जो आड़ती हैं जी। उनके पास किसान नहीं जा पाएंगे, और शुरू में ये दाम ज़्यादा देंगे। जी। उससे क्या होगा कि जो आड़त, जो कि हमारे खासतौर से पंजाब और हरियाणा में जो रीढ़ की हड्डी है, जिसके द्वारा हमें मार्केटिंग बोर्ड से पैसा मिलता है, उससे गांव की सड़कें बनती हैं, जो 4% या 2% जो आप जानते टैक्स लगता है, उससे मंडियां से जो टैक्स मिलता है हमें, उससे छुपाले हैं, रास्ते हैं गांव के, वो बनने बंद हो जाएंगे। जी। दूसरा, आड़तीये जो हैं 2-3 साल में वो भाग जाएंगे। जी। फिर क्या होगा कि डिस्ट्रेस सेल, जी। जो पूंजीपति हैं वो अनाज खरीद लेंगे, उसको स्टॉक कर लेंगे, फिर उसके बाद अपने मन मुताबिक जी। रेट निर्धारित करेंगे और अपने मुताबिक उसको बेचेंगे। सरकार जो ये गेहूं फ्री में दे रही है, वो कहाँ से देगी? अगर पूंजीपतियों ने गेहूं सारा खरीद लिया तो वो गेहूं कहाँ से देगी? बीपीएल परिवार को गेहूं कहाँ से देगी? दूसरा एक्ट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें इन्होंने ये प्रावधान कर दिया कि आप सेशन कोर्ट में और या सब जज कोर्ट में नहीं जाएंगे, एसडीएम और डीसी उसका जो है निवारण करेगा। तो किसान ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये जो सेशन कोर्ट का जो दरवाजे वो बंद क्यों किए हैं, और ये जो बिल हैं इससे किसान को कोई लाभ नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे आपकी आड़तियों को समाप्त करने की बात हो। किसानों से बातचीत ये नहीं कर रहे हैं। एक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। किसान ये कह रहा है कि आप इसको कानून का रूप दें। ये कह रहे हैं कि हमने घोषणा कर दी, घोषणा तो इन्होंने 15 लाख की भी की थी, क्या वो लागू हुआ? तो घोषणा नहीं होती, उसे कह रहे हैं उसको कानूनी रूप लें। तो 3 मुद्दे हैं जिस पर गतिरोध है। तो मैं समझता हूं कि किसानों की जो मांगे हैं उनको मान लेनी चाहिए, वापिस लेके नए एक्ट उनसे कंसल्टेशन करके किसानों के प्रतिनिधियों से मिलके और नए कानून बना दें। लेकिन सरकार जो है वो पूंजीपतियों के दबाव में इतने आगे, अडानी अंबानी और जितने बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनके दबाव में इतने आ चुके हैं, उनके मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर दी इन्होंने, कि आज जो है उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए ये गतिरोध चल रहा है और मैं समझता हूँ किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए। अन्नदाता हैं, देश का पेट भरते हैं, और उनको इस तरीके से सड़कों में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज, गैस के गोले और जिस तरीके से करीबन 500 से ऊपर किसान शहीद हो गए हैं, उसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। सर आपने एमएसपी की बात की, वही हम किसानों की बात करें वो भी लगातार इस तरह की मांग मान रहे हैं, उन तीनों कानूनों को जो है उसमें कमी बता रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें, सरकार लगातार कह रही है कि किसानों के फायदे का सौदा है, हम किसानों की भलाई करना चाहते हैं, जो आज तक पिछली सरकारों ने, खासकर कांग्रेस ने नहीं किया, वो हम करने जा रहे हैं। और वहीं अगर हम किसानों की बात करें, वो इसको काला कानून बता रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, साथ साथ ये जो दावा था कि 2022 तक आय दुगनी होगी, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, पेट्रोल के दाम देख लीजिए कहाँ पहुंच गए। हमारे टाइम में जहाँ 50 रुपये था, आज 100 रुपये हो गया, डीजल पेट्रोल के बराबर हो गया। सब्सिडी इन्होंने खाद की खत्म कर दी, इन्होंने डीएपी के रेट क्या हो गए, बढ़ गए। आपके फर्टिलाइजर्स हर किस्म के, ट्रैक्टर का रेट क्या हो गया। तो अगर आप देखेंगे कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये था कि जो आय है, जो लागत है, उससे 50 गुना लाभ हम किसान को देंगे, वो कहाँ मिल रहा है? तो जब तक ये स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते, उसको लागू कर दें। और ये जो एमएसपी को कानून का रूप देने में उनमें दिक्कत क्या है, जब ये कह रहे हैं कि हम देंगे? क्योंकि आप देखिए, मंडियां केवल 3-4 प्रदेशों में, एक तो मध्य प्रदेश में है, एक हरियाणा, एक पंजाब, और बाकी स्टेटों में मंडियां नहीं है। वहाँ पर किसान जो है वो क्या है, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं उनके चक्कर में है, या बेचारे राजस्थान के हरियाणा में आते हैं,
यूपी के हरियाणा में आते हैं या पंजाब में जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इनको मंडी एक्ट को और मजबूत करना चाहिए, और आड़तें जो आड़तियाँ हैं उनकी मार्केट जो एग्रीकल्चर मार्केट है और पूरे देश में खोलनी चाहिए। तमिलनाडु में नहीं है, मार्केट कमेटियाँ नहीं है, तो उनको तो बेचारों को यही नहीं पता। आज तक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो केवल 14% लोगों को मिल रही है जी। तो अगर ये कानून बन जाएगा तो इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को देनी पड़ेगी। बाकी जो राज्य उनको भी फायदा मिलेगा, चाहे बिहार की बात करें या बाकी राज्यों की बात करें, सभी राज्यों को जी। वहीं सर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें खासतौर पे, तो ये लगातार कह रही कि जो ये लोग बैठे हैं ये किसान नहीं है, एक्चुअली ये आपके लोग हैं, यानी कि कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोगों ने इनको बहला फुसला के वहां बिठाया हुआ है। किसान वो हैं जो हमारी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, किसान वो है जो हम इन बिलों की सहमति जता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि 2/3 प्रदेश में इनके लोग गांव में नहीं घुस पा रहे। अभी तिरंगा झंडा लेके उसकी आड़ में ये लोग घूम रहे हैं। जिस आरएसएस ने कभी झंडा आज तक नागपुर में जो इनके हेडक्वार्टर उस पे आज तक मुख्यालय उस पे नहीं पड़ा, आज उस झंडे की आड़ में किसानों ने कहा कि हम तिरंगा यात्रा के विरोध नहीं करेंगे, तो ये तो लड़वा रहे हैं आपस में, तिरंगा झंडे की आड़ में भाईचारा खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि गांव में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्यों नहीं इनके प्रोग्राम गांव में हो रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं इनका। जो किसान कानून को चाहते नहीं है उसको लागू क्यों कर रहे हैं, मेन मुद्दा तो ये है। विरोध की बात आपने की, अभी कुछ दिन पहले रोहतक की जो एमडी यूनिवर्सिटी है उसमें इंसो का कार्यक्रम था। हाँ। कार्यक्रम का विरोध करने के लिए वहाँ काफी सारे किसान आए, काफी सारे लोग आए, तो दिग्विजय चौटाला की तरफ से बयान दिया गया अगले दिन कि ये सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आसपास के गांव के लोग थे। आप देखिए 4 हमारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर किसान आंदोलन नहीं चल रहा जी, ज्यादा इतनी गति से, जैसे आपका अहिरवाल बेल्ट किया, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद जी, आपका गुड़गांव। तो क्या यहाँ पर अगर ये छूट दे दें कि भाई हम लोग जो है इसमें हिस्सा लें, तो हम हजारों किसान हम आके खड़े कर देंगे। तो इसमें क्या है कि जहां पर किसान यूनियन स्ट्रांग है, हमारे यहाँ जो किसान यूनियन है वो इतनी मजबूत नहीं है जी, इसलिए यहाँ पर आंदोलन नहीं चल पा रहा है। क्योंकि आंदोलन चलना चाहिए अपने आप। अगर कांग्रेस ही कर रही होती तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा जी, वहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ किसान जो संगठन है मजबूत है, उनमें ज्यादा जागरूकता है। जागरूकता हमारे यहाँ है लेकिन संगठन मजबूत नहीं है और वो खफा है, और इस बात से वो अंदर ही अंदर उनको इस बात का दुख है कि जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो मिलनी चाहिए और किसानों की जो मांगे हैं वो वाजिब है। वही अगर हम संसद की बात करें, संसद का स्तर चल रहा है, आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार जो किसानों का मुद्दा है वहां भी उठाया जा रहा है। वहीं अगर हम जो पेगासस की बात करें, सॉफ्टवेयर की, जो फोन कॉल जो इस तरह की जो रिकॉर्ड हुई, ट्रेसिंग हुई, इस तरह का जासूसी कांड विशेष तौर पे हम उसको कहेंगे, तो उसको लेके भी सरकार की तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के बयान दिए गए बड़े बड़े नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस हमारी छवि को बदनाम कर रही है। पेगासस जो मामला है उसका फ्रांस की जो गवर्नमेंट है, यूएस से है, उन सब लोगों ने उसकी जांच बैठा दी है, ब्रिटेन में भी बैठा दी है। इनको इसकी जांच कराने में सीबीआई या आईबी से या किसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करवाते? राफेल डील के ऊपर भी आपने देखा होगा कि ये लोग इन्होंने सारा मैनेज कर लिया था मामला जी। आज फ्रांस के अंदर जो है वो मुकदमा चल गया और उसमें ये बताया कि इसमें दाल में कुछ काला है। तो ये लोग जो हैं आज जो बड़े बड़े मीडिया घर हैं वो पूंजीपतियों को आपकी तमाम जितनी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन उनको बेच रहे हैं, चाहे बहल है, चाहे आपका BSNL है, चाहे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, चाहे HMT है, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन है, जितने भी संवैधानिक जो आपकी बॉडीज हैं उनको समाप्त कर रहे हैं, जो हमारे PSUs हैं उनको समाप्त कर रहे हैं। तो इनका मकसद केवल एक ही है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके हवाले
ये कर दे। अब बताइए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रॉफिट में चल रही है और वो हथियार बनाती है जी, अगर वो निजी हाथों में दे देंगे तो देश की सिक्योरिटी तो खतरे में आ जाएगी। खतरे में आ जाएगी। क्यों? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वहाँ के जब कर्मचारी खिलाफ है। आप देखिए LIC है जी, सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसमें है, उसको कहते हैं कि हम करेंगे, बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। जी, आप मुझे बताइए, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये किस चीज को छोड़ रहे हैं? जी, देश की धरोहर। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस ने अपने 65 साल के राज्य में जो संसाधन तैयार किए थे, चाहे एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, चाहे आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, बहल हो, PSU जितनी भी हैं आपकी, उन सबको बेचने में लगे। LIC है, LIC को क्यों बेच रहे हैं? क्या कारण है? उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कर्मचारी सब विरोध कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। तो ये एंटी फार्मर, एंटी मजदूर, जी, जो इन्होंने मजदूरों के लॉ उनमें उनको डाइल्यूट कर दिया। आज कोई आपकी जो यूनियंस हैं उनकी बातें कोई सुनी नहीं आती। जो सरकार, जो पूंजीपति चाहते हैं वो होता है। सर हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हरियाणा सरकार, गठबंधन की सरकार, वो तो लगातार दावे कर रही है कि हमने बहुत सारे विकास कार्य जो हैं पिछले 6.5-7 साल का समय हो गया है अभी सरकार को। तो हम उप मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, लगातार दावे करें, हम लगातार जो है युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं और जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी हरियाणा में आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें कि 75% आरक्षण देने की बात हुई, वो भी हम दे रहे हैं। और अभी हाल ही में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो ठेका प्रथा जो है उसको भी हम खत्म करने जा रहे हैं, सरकार की तरफ से एक आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए, पहली बात तो मुझे ये बता दें कि इन्होंने अगर एक भी नई यूनिवर्सिटी खोली हो, एक भी नया मेडिकल कॉलेज खोला हो, हमारे समय में राजीव गांधी आपकी यूनिवर्सिटी जो है जी, आपके सोनीपत में, BPS महिला आपकी यूनिवर्सिटी कानपुर में, कानपुर, गोहाना, आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, भिवानी में बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी, जींद में यूनिवर्सिटी। ये मुझे बता दें कि एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो। हमारे यहाँ सैनिक स्कूल रेवाड़ी में उसकी बिल्डिंग का काम चल रहा था, आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। बिल्डिंग हमारे समय में चल रही थी। एम्स का इन्होंने वायदा किया था, 7 साल हो गए मुख्यमंत्री की घोषणा किए हुए, उसका एक भी इन्होंने एम्स का कोई खोला हो। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ने इम्प्रूव किया हो। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गए, आज उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी थी, वेंटिलेटर नहीं थे। जो प्रधानमंत्री इनका जो PM केयर फंड था, उससे कितना पैसा हरियाणा को मिला। संसद में तो बयान दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ही नहीं हुई देश में। देखिए, इससे बड़ा झूठ क्यों हो सकता है? ये नहीं कि अखबारों में, और ये कहते हैं कि हमें स्टेटों ने आंकड़े नहीं दिए। इन्होंने स्टेटों से आंकड़े मांगे ही नहीं, तो कैसे मिलेंगे? सबसे बड़ा झूठ इन्होंने ये बोला कि ऑक्सीजन की कमी से, रेवाड़ी में जो है 4-5 अस्पताल हैं, वहां पर लोग मरे, जींद में मरे हैं, बिल्कुल, हिसार में मरे हैं, सोनीपत में मरे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो सरकार है, पार्लियामेंट को जो है नहीं चलने देना चाहती, और जितने भी बिल पास कर रही हैं बगैर डिस्कशन के बिल पास हो रहे हैं। अगर बगैर डिस्कशन के बिल पास होंगे तो ये तो अद्धा कानून हो गया। और पेगासस जो जासूसी कांड है, उसमें तमाम जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े जो राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सबकी अगर प्राइवेसी पे ही अटैक हो रहा है, और उस पर अगर फ्रांस की जो गवर्नमेंट ने उस पर अगर संज्ञान ले लिया है, अमेरिका ने ले लिया, ब्रिटेन ने ले लिया, UK ने ले लिया है, तो हमारी सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती? और सरकार बताए। जी बिल्कुल। वहीं सर अगर हम बात करें हाल ही राजनीति की, तो इस तरह की चर्चाएं हैं कि फिर से एक बार जो है तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा। उसमें कांग्रेस भी जो शामिल हो सकती है मुख्य रूप से। हम पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि मैं काफ़ी सारे उस तरह के जो उस तरीके के नेता रहे हैं उन सबसे मुलाकात चल रही है कि कैसे जो 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं उनको कैसे मोदी को हराया जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, तीसरे मोर्चे का गठन, इस तरह की चर्चाएं। कांग्रेस के
साथ मिलके कोई मोर्चा बन सकता है। जी। इनको छोड़कर और कोई तीसरा मोर्चा बनाता है तो वो संभव नहीं है, क्योंकि तमाम जो रीजनल पार्टी अपने अपने प्रदेशों तक सीमित है जी। और कांग्रेस जो है भले ही यूपी में कम, हमारी राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है जी। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कर्नाटका बहुत बड़ा प्रदेश है, जहाँ पर जो है पंजाब है, हरियाणा है, आपका ये तमिलनाडु में हम लोग जो है वहाँ पर भी हम अलायंस में हैं डीएमके के साथ। तो कहने का मकसद ये है, अब जैसे आंध्रा है जी। वहाँ पर भले ही कांग्रेस मत हो लेकिन वहाँ पर रीजनल पार्टी है, तो जब तक कांग्रेस को मोर्चे में नहीं लगाएंगे वो तीसरा मोर्चा बनना संभव नहीं है। ये केवल पुलावी सपने हैं। जैसे बिहार है, आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस है, कांग्रेस के बिना वहाँ कोई मोर्चा नहीं बन सकता। यूपी में अखिलेश यादव जी को किसी ने गलत गाइड कर दिया कि आप छोटी छोटी पार्टियों को आप मिलाकर आप सरकार बना लेंगे, ये छोटी पार्टियां तो छोड़ के भाग जाएंगी जी। जो छोटी पार्टियां हैं उनका वो कास्ट बेसिस पे बनी हुई है जी। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई विचारधारा नहीं है। कल को बीजेपी वाले उनको अपने पक्ष में ले लेंगे, फिर अखिलेश जी बैठे रह जाएंगे। अखिलेश जी यूपी में कांग्रेस के बगैर अगर लड़ते हैं जी तो सरकार नहीं बना पाएंगे जी। ये उनका भ्रम है जी। सर, आपने कांग्रेस के विचारधारा की बात की, हम अपने ही राज्य हरियाणा की अगर बात करें तो आपकी भी कांग्रेस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि हरियाणा में इतनी सारी कांग्रेस हैं, अलग अलग खेमे बने हुए हैं, इनमें आपसी इतना सारा घमासान है, खींचातान है। अभी जो कुमारी शैलजा के साथ जिस तरीके से चला 1952 से लेकर अब तक जितनी भी आपकी राष्ट्रीय पार्टी हैं उनमें खेमाबंदी रही है। ये तो हेल्दी अपना डेमोक्रेटिक वो चीज है जी। उसमें जब चुनाव होंगे सब मिलके लड़ेंगे हम लोग, और हम लोग सरकार इस बार कांग्रेस की बनेगी हरियाणा में जी, पंजाब में बनेगी, हरियाणा में बनेगी, ये मैं दावे से कह सकता हूँ जी। वहीं सर, अगर हम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात करें अशोक तंवर, उनके साथ आपके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। अगर मैं 2-3 और बड़े लोगों का जो इंटरव्यू लिया था, चाहे मैं जयप्रकाश जेपी की बात करूं, अशोक अरोड़ा की बात करूं, और भी कुछ, उनका कहना है कि जो हरियाणा में कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया गया उसमें अशोक तंवर का बहुत बड़ा हाथ है। देखो जी, अशोक तंवर जो है और एम्बिशियस हो गए थे, हम भी उनके साथ रहे, आपने काफी उनकी मदद की, मैं और किरण चौधरी उनके साथ रहे। फिर वो क्या उन्होंने काम शुरू किया कि स्टेजों पर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई भावी मुख्यमंत्री अशोक तंवर होगा। बट जिनकी जो केवल एक दफा एमपी रहा हो जी, सिरसा से केवल एक दफा ही बने हो, बिल्कुल ठीक है, उनका संगठन में थे रहे, लेकिन जब आपका जनाधार नहीं है और आप सबको साथ लेके ना चले। शैलजा ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ जी। उसने कभी सार्वजनिक मंच से कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बुराई नहीं करी। देखिए, मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो दायरा जिस प्रकार से झगड़ा अशोक तंवर जी ने किया उस प्रकार का लड़ाई आज कांग्रेस में नहीं है। लेकिन अशोक तंवर ने बाहर निकलते इस तरह के बयान दिए, आपकी ही पार्टी के सदस्य थे, कभी वो लंबे टाइम तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की, चाहे छात्र की राजनीति की बात करें, बाद की बात करें, वही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जितने भी नेता हैं, आप जैसे जो बड़े नेता हैं, वो सारे के सारे एक जो इस तरह की गंदी मछलियों का तालाब है जो एक दूसरे को खाने में लगे रहते हैं, ये कभी भलाई नहीं कर सकते। नहीं, इनको एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इनको राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जी। इनको एमपी बनाया राहुल गांधी जी ने, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब उनको नजर नहीं आया। आज उनको, क्योंकि वो चाहते थे कि भी उनके मुताबिक सब कुछ हो जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसे मुख्यमंत्री बनता है क्या? मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बनता। मुख्यमंत्री बनता है हाईकमांड की सहमति से जी। आपको याद होगा 2005 के अंदर जी लोग कह रहे थे कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पक्ष में जो है हाईकमांड ने किया, वो मुख्यमंत्री बने। अभी पंजाब के अंदर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि सिद्धू नहीं बनेंगे, तो सिद्धू को बनाया नहीं, बनाया। इसलिए कोई ये ना समझे कि हाईकमांड दबने वाली है, कोई किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ये स्पष्ट संकेत पंजाब से ही दे दिए हैं सब लोगों को
कि ये मत समझो कि कोई जेबी पार्टी है। जेबी पार्टी कोई किसी की नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। इसमें अपने तरीके से पार्टी अपना संज्ञान लेती है। जिसको अध्यक्ष माना है वो अध्यक्ष रहेगा, और जिसने पार्टी में रहना है पार्टी में रहे जी, लेकिन पार्टी लाइन को टो करना पड़ेगा। जी कैप्टन साहब, मुख्यमंत्री के पद की यहाँ बात हो रही है कि कौन कब कैसा बनना है, सारा का सारा जो है संगठन देखता है आपका। वही अगर हम आपकी बात करें, आपका वो किस्सा जब 2009 में आपका भी नाम था मुख्यमंत्री बनने, वो भी दर्शकों को जरा डिटेल से जरूर बताइए। देखिए, ऐसा है कि 2009 में मेरे को वहाँ से हाईकमांड की तरफ से ये बुलाया गया था वहाँ, और हमारे उस टाइम हरि प्रसाद जी थे जी, और मोशिना किदवई थी और पृथ्वीराज चौहान थे। तो वो तीनों बैठे हुए थे। तो 4-5 दिन से गतिरोध चल रहा था जी, मैं रेवाड़ी से सीधा चला गया मिलने के लिए जी। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बाहर आ रहे थे। तो काफ़ी मतलब ये जो उनमें कॉन्फिडेंस था वो मुझे कम नज़र आया। तो मैं अंदर चला गया। तो मैंने उनसे ये कह दिया, जो कमेटी थी जी, कि साहब ये जो गतिरोध चल रहा है 3-4 दिन से, और 40 विधायक हमारे पास हैं और 5 विधायक जो हैं वो हुड्डा साहब ने उनके पास हैं, तो आप इनको बना दीजिए। तो उसी वक्त कमेटी खड़ी होगी। आपने उनका नाम प्रपोज कर दिया हमने, कमेटी खड़ी होगी वहां से। कहने लगे ठीक है अगर आप कह रहे हैं। तो जब मैं बाहर निकलने लगा तो उनमें से एक सदस्य जी, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा जी, और बोला, कैप्टन अजय सिंह जी, आज आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी जी, कि आपका नाम था। जी, अगर आप ये कह देते कि भी मैं भी दावेदार हूँ तो आपको मुख्यमंत्री बनना आपका निश्चित था। जी। तो मुझे इस बात का मलाल नहीं कि वो मेरे भाग में नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कमेटी के मेंबर्स थे उनको ये बताना चाहिए था मेरे को कि भी आपको भी कंसिडर किया जा रहा है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं। अगर वो कहते कि आप इसके लिए तैयार हैं, सूचना आपको नहीं दी गई। मुझे इस बात के लिए अनभिज्ञ था मैं। अगर वो मुझे ये कहते कि क्या आप तैयार इस बात के लिए तैयार हैं, अगर आपको हम बागडोर देते हैं, मैं क्यों मना करता। मैं मना ही नहीं करता। तो एक कम्युनिकेशन गैप था जी, या मुझे मालूम नहीं है क्या कारण था कि कमेटी ने मुझे नहीं बताया, और सोनिया गांधी जी को जाके ये कह दिया कैप्टन अजय सिंह बनना नहीं चाहते हैं। मुझे मुख्यमंत्री मैं नहीं बन पाया, मुझे वित्त मंत्री बनाया, और उसके बाद जो है वित्त मंत्री से मेरे से वित्त मंत्रालय छीनकर और मुझे बिजली का महकमा दे दिया। क्योंकि मैं मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है जी। मेरे नेता राजीव गांधी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी है। मैं किसी नेता का पिछलग्गू नहीं हूँ, ना आज था ना आगे रहूँगा, और मैं अपनी औलाद को भी कह के जाऊँगा कि पिछलग्गू मत बनो, जैसे हाईकमान करे उसके मुताबिक। मेरे पिता जो हैं वो कभी भी पिछलग्गू नहीं रहे, वो भी डिसेंट रहे। प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने जी। जब पंजाब बना, जब पंजाब से हरियाणा बना जी, जी। उसके मुख्य सूत्रधार मेरे पिता थे जी। मेरे पिता 1952 में एमएलए बने थे जी। राव वीरेंद्र सिंह को हराया था, और उस वक्त कोई राव वीरेंद्र सिंह, क्योंकि तो राव तुराराम के गोद आए हुए थे, कोई व्यक्ति उनके खिलाफ टिकट मांगने को तैयार नहीं था। उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी के पास मेरे पिता लाहौर से LLB करके आए थे, प्रैक्टिस करते थे गुड़गांव में जी। वहां पर आकर उन्होंने कहा शास्त्री जी से कि मैं टिकट लेने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा क्या आप उस राजा से लड़ लेंगे। मेरे जो दादा थे वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो लोगों की सेवा करते, अपने हाथ से चारा खिलाते थे, आने जाने वालों को रात को ठहराते थे, क्योंकि मेरा गांव रेवाड़ी के बहुत नजदीक था जी। तो जो भी दूर से किसान आते थे रात को वहीं रुकते थे, सहारनवास जी। पैसा भी वहीं रखते थे, तो उनके पास चारा भी खिलाते थे, उनको रहते थे। उनकी सेवा की वजह से मेरे पिता बने, मेरे पिता की वजह से मैं बना। मेरे पिता 1952 में, 1957 में, 1972 में 3 दफा रहे, 3 बार, और 6 बार मैं लगातार रहा हूँ एक ही पार्टी से, एक ही सिंबल से। हरियाणा के शायद अब इकलौते नेता हैं से जो एक सीट से ही, एक ही सिंबल पे कंटिन्यू
कंटिन्यू 6 दफा बना, तो लोगों ने प्यार दिया। और अब जो है तीसरी पीढ़ी है चिरंजीवी राव, मेरे पिता जो हैं फिरोज गांधी जी से बहुत नजदीक थे जी। फिरोज गांधी हमारे गांव में आए, राव वीरेंद्र सिंह उस वक्त जो है रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, और लोगों को उन्होंने टॉर्चर किया थानों के अंदर जी। यानी कि जो आपकी डंडे पे मिर्च लगा के उनको उस पर बैठा देते थे, डंडा चढ़ा देते थे नीचे से, और इतना अत्याचार किया लोगों के ऊपर। तो फिरोज गांधी जी वहां पर आए 61 में जी, 60 में नहीं 59 में आए, 59। उनको सारा बताया उनको कि किस किस तरीके से उनके साथ जातियां हो रही हैं, और करप्शन चार्जेस थे काफी, और बहुत सारी मामले थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला कोई मिनिस्टर डिसमिस हुआ वो राव वीरेंद्र सिंह था। और मेरे फादर जो है 62 का चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि प्रताप सिंह कैरों ने अपनी बात पर कायम नहीं रहे जी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाऊंगा, उनको राज्य मंत्री बनाने वो मेरे फादर प्रिंसिपल के आदमी थे, उन्होंने कहा मैं नहीं बनता जी। उस वक्त राव वीरेंद्र सिंह ने लोगों में ये प्रचार कर दिया कि राव अभय सिंह जो हैं वो अहीरों के जयचंद हैं, मुझे हटवा दिया, खुद मंत्री बने नहीं। मेरे फादर 62 का चुनाव हार गए तो 67 में भगवत दयाल शर्मा ने टिकट नहीं दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मात्र 1200 वोट से हार गए। 72 में फिर एमएलए बने जी, और 72 से उसके बाद 10 साल कर्नल राम सिंह रहे। 89 में बाई इलेक्शन हुआ था, रघु यादव ने इस्तीफा दिया आप, और 1989 से लेकर 2014 तक मैं रहा। हमने यूनिवर्सिटी बनवाई रेवाड़ी। 89 में आप पहली बार विधायक बने उपचुनाव में जी। और मैंने अपने राजनीतिक कैरियर में मैं कभी किसी का पिछलग्गू नहीं बना जी। मैंने अपनी राजनीति अगर की तो हाईकमांड के दम पर करी। सोनिया गांधी जी ने जब वो राजनीति में नहीं आई थी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देहांत हुआ, उन्होंने मुझे टिकट केवल इस बात पे दी थी क्योंकि मेरे पिता के फिरोज गांधी जी से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक फोटो थी फिरोज गांधी के साथ, और उस फोटो को देखकर मुझे सीताराम केसरी जी ने बताया कि साहब जब आपका वहां पर जब डिस्कशन हो रहा था तो मैंने फोटो लगा रखी थी नीचे फिरोज गांधी जी की। उसको फिरोज गांधी जी की फोटो देखकर राहुल गांधी जी ने कहा टिकट दीजिए इनको, क्योंकि शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने मेरा नाम प्रपोज किया था जी। तो हमारा परिवार गांधी परिवार से, नेहरू परिवार से, उनसे जुड़ा हुआ है, और हमारी जो आस्था है वो कांग्रेस पार्टी से किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ नहीं है। सर, उस दौर की यादें जब आपके फादर साहब राव अभय सिंह जी जब विधायक थे, आप तो 89 में विधायक बने, उससे पहले जब आप उनके साथ जाते थे, चाहे हम दिल्ली की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, जो उनके साथ जाते होंगे देखते होंगे, कितना बदलाव आप देखते हैं आज की राजनीति उस दौर की राजनीति में? देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म 1957 में हुआ था, और लेकिन 1972 से 77 तक मैं उनके साथ रहा जी। तो मैं समझता हूं कि मेरे फादर ने जो 72 से 77 राजनीति करी, वो क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट आ गया था तो वो दबाव में थे, क्योंकि बहुत सबसे बड़े लैंडलॉर्ड थे। तो वो राजनीति जो जिसे कहते हैं कि एग्रेसिव राजनीति जो पहले करते थे जी, उस प्रकार की एग्रेसिव राजनीति नहीं करे, और उनका अधिकार छीनकर कर्नल महासिंह जी को उन्होंने बंसीलाल जी ने मिनिस्टर बना दिया जी। मेरे फादर तीसरी दफा एमएलए बने थे, उनको मिनिस्टर नहीं बनाया, उस बात का भी उनको मलाल था। तो और आप देखिए कि उनका राजनीति में सबसे बड़ी बात ये थी, उनको इम्प्रूव ट्रस्ट का चिन्ह बनाया, उन्होंने केवल 1 रुपया लिया जी। और मेरे फादर की तकरीबन 900 एकड़ जमीन सरप्लस में चली गई थी जी। उसका भी उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, उससे उनकी हेल्थ खराब हुई। और मैं जो है 79 में मैं फौज में चला गया था जी। और 87 में मेरे पिता वहाँ आए हिसार जी। मैं वहाँ कैप्टन में G3 लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि आप ये फौज छोड़िए और सक्रिय राजनीति में आए। 88 में मैं राजीव गांधी जी से मिलने गया 9 अगस्त 1988 को।
और मैंने उनसे कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि राव वरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर लोकदल में चले गए थे जी। तो एक वैक्यूम आ गया था, तो उस वैक्यूम को मैंने आके भरा और मैं 89 में इलेक्ट हो गया टिकट लेके। तो ये सब जिसे कहते हैं यहाँ जो भाग्य में होता है लिखा होता है वो मिलता है। सर, आपके तीसरी पीढ़ी अभी विधानसभा में है, वही करीब 65-70 साल की राजनीति आपके परिवार को होगी। वही अगर हम बात करें अहिरवाल की राजनीति की, हम ये सारी बातें करें, लेकिन जो साउथ हरियाणा का जो ये इलाका है, खासकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और ये गुड़गांव तक का, गुड़गांव शहर को छोड़ दें, फिर भी ये विकास से अछूता रहा, यानी कि उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। क्या कारण मानते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं कभी एमपी नहीं बना। लेकिन लोगों ने आपको 6 बार चुन के भेजा। नहीं, लेकिन मैंने जो मेरा क्षेत्र है, रेवाड़ी जो मेरा क्षेत्र है, वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स है, बॉयज़ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। वहाँ पर जो है सारी गांव की जो सड़कें हैं, हर गांव कनेक्टेड है नहरों से। अगर सबसे ज़्यादा जाल अगर फैला हुआ है तो रेवाड़ी में है। अगर मुझे एक बार मौका एमपी में दे दिया होता तो मैं पूरे समूचे अहिरवाल का विकास कर सकता था, और मैंने किया भी। ये नहीं, मैं जो इरिगेशन का महकमा मिला तो मैंने इरिगेशन के महकमे में भी काफ़ी मैंने काम किया। लेकिन हम जब जानते हैं कि कुछ सीमाएं होती हैं जी, आप दूसरे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो अभी मैं 2019 में चुनाव हार गया मैं एमपी का। अब 2024 में मैं दोबारा से जो है एमपी का चुनाव लड़ूंगा, और मुझे उम्मीद है अगर लोग मेरे पे भरोसा जताएंगे तो मैं काम करके दिखाऊंगा। लेकिन सर, जो अभी मौजूदा एमपी की बात करें, काफी बड़े नेता हैं, आपके प्रतिद्वंदी रहे हैं पूरा का पूरा परिवार, तो वो केंद्र में उनकी अच्छी सारी पैंठ है, इतना बड़ा मंत्रालय उनको दे रखा है, क्यों नहीं विकास करा पा रहे? देखिए, 2052 में मेरे पिता ने उनको हराया, उनको मंत्री बना दिया, ठीक है। 89 में मैंने उनके बेटे को हराया जी। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति हवा के पीछे चली है। जब कांग्रेस की हवा थी तो एमपी बन गए, वरना एक चुनाव हार भी गए जब कांग्रेस की हवा नहीं थी जी। उसके बाद मौका देखकर बीजेपी में चले गए। हर आदमी कहता था कि मैं राव इंद्रजीत से नाराज हूँ, लेकिन हम मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी के नाम पर नैया तैयार कर दी। अभी इनके पास जो मंत्रालय है, क्या किसी को मालूम है कौन सा मंत्रालय इनके पास? अभी भूपेंद्र यादव को उनके ऊपर जाकर जो है बड़ा कद कर दिया, जो कि कभी आज तक कभी मेगा पंच भी नहीं बने। उनका कद इनसे बड़ा है। वो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में इसमें खींचातान चलती है ना, उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह की चीजें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह जी जो है वो संगठन के साथ नहीं चलते हैं, वो अपनी अलग राजनीति करना चाहते हैं, और भाजपा में चाहे कांग्रेस में कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। आदमी को पार्टी हाईकमांड के मुताबिक चलना चाहिए, पार्टी की नीतियों के मुताबिक। विचारधारा जब तक आपकी नहीं होगी तो आपको पार्टी तवज्जो नहीं देगी। कांग्रेस ने तवज्जो इसलिए नहीं दिया उनको क्योंकि वो कांग्रेस की विचारधारा के मुताबिक नहीं चलते थे, वो अपनी राजाशाही की राजनीति में चलते थे, इसलिए मार खा गए। 2024 के चुनाव में अगर जनता आपको मौका देती है, आपका सांसद आज तक आप नहीं बनता, ये मलाल है, क्या क्या ऐसी दिमाग में आपकी चीजें डेवलपमेंट की, ऐसा कुछ रोड में? यूनिवर्सिटी यहाँ गुड़गांव में नहीं है, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, मेवात में यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, रेलवे लाइन जो है मेवात से जोड़ेंगे। अपने यहाँ पर जो नहरों का जाल जो है, विशेष रूप से जो हमारा गुड़गांव क्षेत्र है, यहाँ नहरों का जाल नहीं है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, SYL के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बड़ी जो पंचायत है वहाँ पर जाकर आप अपनी बात कर सकते हैं। रोजगार की बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, ताकि जो है और इंडस्ट्रीज हमारी यहाँ पर आए। अब जैसे ये कह रहे हैं हमने 75% आरक्षण दे दिया है, तो कहाँ लागू हुआ है जी? क्या लोकल आदमी आज लिए जा रहे हैं? अब कह रहे हैं हम सब्सिडी देंगे जी, सब्सिडी देंगे कि जो व्यक्ति जो इंडस्ट्री जो 75% आरक्षण देगी उसको सब्सिडी देंगे। क्या कहीं लागू किया है जमीन पर? इस तरह के दावे किए तो दावे करने से नहीं होता ना। आप मुझे बता दीजिए, रोजगार इन्होंने कितना दिया? रोजगार के मामले में कुछ नहीं किया।
देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और आज हालात ये हैं कि पारदर्शिता से नौकरियां दे तो रहे हैं, कह रहे हैं। अभी हाल ही में जो अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ, आप देख लीजिए क्या वो हुआ, लीक हुआ और रद्द हो गया। तो पेपर लीक हुआ ना, इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए लीक हो हैं। चुके हैं। पेपर लीक क्यों होते हैं? फिर कहाँ पारदर्शिता है? इसका मतलब ये है कि जो लोग पेपर बनाते हैं जी। वो पेपर को बेचते हैं, 12-12 लाख में एक पेपर बिका है, तो रोजगार तो डिले हो गया ना। 7 साल के अंदर मोदी जी की अहिरवाल के अंदर मुझे एक काम बता दें, एक यूनिवर्सिटी, एक कोई बड़ा अस्पताल, इनकी एक बड़ा काम किया है कि इन्होंने बहुत बड़ा एक पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस गुड़गांव में बढ़ा दिया। यूनिवर्सिटी कहाँ चल रही है? गवर्नमेंट कॉलेज में चल रही है यूनिवर्सिटी, जो कि आपके यहाँ पर बननी थी गुड़गांव में, आज तक वहाँ पर इसमें झुंडसराय में वहाँ पर यूनिवर्सिटी बननी थी, लेकिन आज तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी। हमारे यहाँ लड़कों का गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा करी है, आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी जी। सैनिक स्कूल की बिल्डिंग आज तक पूरी नहीं हुई, एम्स का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। तो ये काम करने में विश्वास नहीं करते, केवल क्या है, हिंदू मुसलमान गौ रक्षा के नाम पर, धर्म के नाम के ऊपर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटते हैं। कैप्टन साहब, आपने एसवाईएल का जिक्र किया, वही अगर हम बात करें, एसवाईएल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में दिया। केंद्र में आपकी सरकार रही है, हालांकि अब अगर मौजूदा हालात की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, तो आखिर ये एसवाईएल का जो मुद्दा है, ये सिर्फ चुनावी समय में क्यों बाहर आता है? देखो, उसके बाद फिर गायब हो जाता है। नहीं, एसवाईएल का मामला जो हमारे समय में सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला नहीं किया। हालांकि हमने बेस्ट वकील किए, हमने बीएमएल हांसी भूटान लिंक ब्रांच हमने बढ़ाई जी, उसमें स्टे ले लिया पंजाब ने, जबकि पंजाब का पानी तो आ नहीं रहा था। ये तो चौटाला के कहने से बादल जी ने स्टे ले लिया। अगर वो हमारा बीएमएल हांसी भूटान लिंक ब्रांच बन जाता तो पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, क्योंकि जो पानी हम लोग ले रहे थे वो बीएमएल से इधर लेके आ रहे थे दक्षिण हरियाणा में जी। और एसवाईएल का अब फैसला आप जान रहे हैं जी कि ये जो फैसला है 2012 में आ गया था जी, नहीं 2012 में नहीं, 2015 में 15 में चुनाव के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हरियाणा का हक में दे दिया था। तो 15 से आज 21 आ गया, आज तक क्यों नहीं ये एसवाईएल को बना रहे हैं? इनकी नीयत ठीक नहीं है। यमुना पर कोई बांध नहीं बनाया, हमने रेणुका डैम का काम शुरू करवा दिया था जी। उसके बाद लाखवर व्यासी किशाऊ डैम बनना था, वो आज तक डैम नहीं बन पाया। जब तक डैम नहीं बनेंगे यमुना के ऊपर, अभी लाखों ये नहीं कि आपका जो पानी है क्यूसेक पानी जो है वो समुद्र में चला जाएगा, क्योंकि डैम नहीं है यमुना के ऊपर। कैप्टन साहब, अगर हम हरियाणा की बात करें, जब से हरियाणा बना 67 से लेके अब तक काफी सरकारें आपने देखी हैं, आपका खुद का भी अनुभव रहा है, काफी मंत्रालय आपके पास रहे हैं। 2019 तक 67 से लेके आप कामयाब मुख्यमंत्री किसको मानते हो हरियाणा में? देखिए, ऐसा है कि काम के आधार पे बंसीलाल जी का काम मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था। जो वो 72 से 77 तक मुख्यमंत्री रहे, उस वक्त क्योंकि उनके पास पूरा उनका हाईकमांड का पूरा उनके ऊपर था। पंजनलाल जी का टाइम भी अच्छा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जी काम अच्छा किया, लेकिन वो सीमित एरिया में इन्होंने काम किया, 4 जिलों में ज्यादा काम किया। मैं ये नहीं कहता मेरे यहाँ काम, ये आरोप तो विपक्ष वाले भी लगाते हैं, आप तो सर खुद कांग्रेस के नेता हैं। मेरे यहाँ भी काम किया, लेकिन इतना काम नहीं किया जितना अपने क्षेत्र में किया। सोनीपत, झज्जर और रोहतक तक ही सीमित रहे, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। तो देखिए, कोई जो आदमी गलती करता है तो फिर उसका नुकसान तो पूरी पार्टी को मिलता है ना। फिर रोजगार के मामले में भेदभाव हुआ। मुझे याद है कैप्टन साहब, 2019 जब चुनाव हुए थे, उसमें भी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, तो आपने उस समय बड़े बेबाक तरीके से कहा था कि जो ये टिकटों का वितरण है अच्छे ढंग से नहीं हुआ, इसलिए हम चुनाव में जो है ये इन्होंने 75 पार का नारा लगाया था जी, और पूरा मीडिया ये दिखा रहा था कि 10 से 12 सीट कांग्रेस की आएंगी जी।
लेकिन हमारी सीट आई 31। अगर हम सीटों का जो टिकट वितरण, आप देखिए आपके गुड़गांव में जो बादशाहपुर सीट थी जी, कितने वोट आए? 7200 वोट आए। गुड़गांव में सुखबीर कटारिया की 12,000 वोट आए। आपके सोना में हम बहुत कम वोट मिले आपको। आपके इसमें यहाँ पर हम केवल सीट जीते हैं रेवाड़ी की और तीनों सीटें मेवात की, बाकी सब सीटें हार गए हम। और आपकी उधर महेंद्रगढ़ में केवल एक सीट जीते हैं, एक तो दान सिंह की, एक किरण चौधरी, बाकी सब साफ। तो शाम से ये नहीं कि आप देखिए कि टिकट का वितरण इतना गलत हुआ था। अब कमलवीर जी को टिकट मांग रहे थे सोना से, उनको टिकट दे दी बादशाहपुर से। और सुखबीर कटारिया जी जो केवल धन बल के ऊपर, और आपको पता है कि वो किस तरीके से उन्होंने जो आरोप उन पे लगता रहा है, आरोप लगता रहा है कि उन्हें वोटिंग के अंदर भी और यूथ कांग्रेस का भी हो रहा है, इसमें भी आपको पता लग जाएगा जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक आप जिनका बेस है उन लोगों को टिकट नहीं देंगे, उनको अगर आप वंचित कर देंगे तो नुकसान तो पार्टी को होगा ना। अब आप देख लीजिए वहां नांगल चौधरी में किस आदमी को टिकट दे दी, उसकी मात्र 3-4 हजार वोट आई। ऐसे संपत सिंह की टिकट गलत काटी, रणजीत सिंह के टिकट गलत काटी जी। आपके टोहाना से वो जो लड़का था अपना बबली उसके टिकट गलत काटी। मैं आपको मतलब कि कम से कम 20 टिकट है, उकुलाना है, नरवाना है, बहुत सारे, मैं आपको 20 टिकट ऐसे गिनवा सकता हूँ। अगर उनको टिकट दे देते तो कांग्रेस की 50 सीट आनी थी। पूर्ण बहुमत में आप लोग सरकार, पूर्ण बहुमत में आते। लेकिन हाईकमान इन चीजों को नजरअंदाज क्यों करता है? जब इस तरह की चीजें आप लोग बताते तो होंगे जाके हाईकमान। देखिए मैं यहाँ से एमपी का चुनाव लड़ा था 2019 में। अगर मेरे से सलाह लेके टिकट देते तो ये अच्छे परिणाम आने थे जी। अगर आप दे देंगे ग्रुपबाजी के हिसाब से टिकट बांटेंगे तो ऐसे हाल होगा। ग्रुपबाजी का कांग्रेस में नुकसान हुआ। क्या मानते हैं 2024 में कांग्रेस कुछ नया करेगी या फिर गुटबाजी में? देखिए इस बार मुझे लगता है कि कांग्रेस की वेव रहेगी। 2/3 तो हरियाणा ऐसा जहां पर बीजेपी वाले घुस नहीं पा रहे, और हमारे यहाँ भी अच्छा रहेगा और कांग्रेस की इस बार सरकार बनेगी। टिकट वितरण के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि 50 से ऊपर सीट तो आएंगे जी जी बिल्कुल। तो ये थे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने खासकर अहिरवाल बेल्ट की अगर बात करें, राजनीति की बात करें तो उसमें इन्होंने काफी सारा इतिहास वो बताया, और पूरे का पूरा एक वो दौर कि हरियाणा की राजनीति की बात करें, फिर देश की राजनीति की बात करें, किस तरह का बदलाव पहले के समय में और आज के समय में आ रहा है। वहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के दावे कर रही है, जिस तरह के काम वो कर रही है, उसके बारे में कैप्टन साहब ने बताया। और उसके साथ साथ इनका एक सपना है 2009 में, हालांकि ये भले ही मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, मलाल इनको रहा उस तरीके का, लेकिन इनका एक सपना है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है ये जरूर गुड़गांव से, यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ते वहां से जरूर एक बार इनको जनता मौका दे। और इनके काफी सारे सपने हैं कि जो जिस तरीके से विकास इस इलाके में खासकर अहिरवाल बेल्ट में नहीं हो पाया उसको ये कराएंगे। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और पूरा का पूरा मामला बताया कि कैसे ये जो नियम आए हैं, जो कानून है नए किसानों के लिए, कैसे उनके लिए घातक और नुकसानदायक है। अगली बार हम किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।